नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पंजशीर को लेकर तालिबान का बड़ा दावा, शुतार जिले पर लड़ाकों ने किया कब्जा, कई लोगों को जिंदा पकड़ा। दूसरी तरफ नॉर्दर्न अलायंस का दावा, पंजशीर पर हमला करने आए 350 तालिबानी लड़ाके ढेर, 40 गिरफ्त में। प्रशांत किशोर की कांग्रेस में संभावित एंट्री पर दो फाड़, पार्टी के कई नेता नाराज। विवाद में घिरे हरीश रावत, सिद्धू और कार्यकारी अध्यक्षों को बताया था पंच प्यारे, अब मांगनी पड़ी माफी। और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा ने ईडी के सामने पेश होने से किया इनकार, बोली बच्चों को लेकर नहीं आ सकती दीदी। रुक करते हैं पहली खबर का। अफगानिस्तान के जिस पंजशीर प्रांत ने तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, अब वहां भी ये संगठन आगे बढ़ता दिख रहा है। तालिबान ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने पंजशीर के शुतार जिले पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और अब परवान प्रांत की तरफ से लड़ाई शुरू कर दी है। तालिबान ने मुजाहिदीन के हवाले से कहा कि दुश्मन के शव युद्ध के मैदान में पड़े हैं और कई अन्य लोगों को जिंदा पकड़ा गया है। इससे पहले खबर आई थी कि तालिबान और अफगानिस्तान के विद्रोहियों के बीच गुलबहार इलाके में लड़ाई हो रही है, जिसका नेतृत्व अहमद मसूद कर रहे हैं। ये जगह अफगानिस्तान में पंजशीर का एंट्रेंस मानी जाती है। ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि तालिबान ने झड़प के दौरान गुलबहार रोड को पंजशीर से जोड़ने वाले पुल को उड़ा दिया है। इससे एक दिन पहले जानकारी मिली थी कि सोमवार रात पंजशीर घाटी में तालिबान के 7-8 लड़ाके मारे गए हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए, तालिबान की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो बेसिकली एक प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा इसलिए है कि तालिबान तो अभी तक सरकार बना नहीं पाई है। हर शहर में लोग जो है तालिबान का विरोध करने सड़क पर उतर आए हैं, बैंक के बाहर लाइन है, महंगाई आसमान छू रही है। और उसके बाद तालिबान अगर ये कहे कि उसका एक बहुत बड़ा इलाका उसके कब्जे में नहीं है, तो पूरी लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी। दिक्कत ये हो रही है कि तालिबान सरकार बना करके वहाँ पे कब्जा करके बहुत सारी अलग अलग किस्म की मुसीबत में फंस गया। और देखिए, सरकार बनाने को लेकर के जो चिंताएं जो बढ़ रही थी तालिबान की, आज उसमें एक नया टर्न आ गया। वो अब पाकिस्तान को ही आंखें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये जो पाकिस्तान, जो डुरंड लाइन है पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर, उस पे पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हम वहाँ पे उसको बिल्कुल सील करने वाले हैं, वहाँ पे हम बाकायदा बाउंड्री लाइन लगाने वाले हैं ताकि कोई अफगानिस्तान से इधर ना आ सके। तालिबान ने साफ साफ कह दिया है कि भाई वो जो डुरंड लाइन है उसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन मत करो और बॉर्डर को जो है बिल्कुल सील करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक तरफ सरकार बनाने की समस्या, सरकार चलाने की समस्या, लोगों का रेसिस्टेंस, और दूसरी तरफ इनके नाक में जो दम कर रखा है वो पंजशीर वैली की इस तरह की खबरें हैं। तो अब आप अपनी हुकूमत को जस्टिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे? तो बहुत सारे फेक वीडियोज़ आ रहे हैं। एक वीडियो आया कि भाई तालिबानियों ने ऐसे कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मालूम चला कि भाई वो वीडियो जो है यमन का निकला। तो कहने का मतलब ये है कि तालिबान बिल्कुल डेस्परेट सिचुएशन में आ गया है कि किसी तरीके से वो अपनी लेजिटिमेसी और ये दुनिया को बताने के लिए कि वो अफगानिस्तान की जनता का एक लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव है और उसके कब्जे में पूरा इलाका आ गया है, इसलिए इस तरह की खबरें जो है उड़ाई जा रही हैं। जी, तो जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान पर कब्जा करते करते ऐसा लग रहा है कि तालिबान का दिमाग भी अब तेज होने लगा है। अब वो भी बोलता कुछ है और करता कुछ है। रुक करते हैं दूसरी खबर का। आतंकी संगठन तालिबान एक ओर विश्व के सामने शांति से अफगानिस्तान में सरकार का गठन करने और उसके संचालन का दावा कर रहा है, पर दूसरी तरफ लगातार तालिबान के आतंकियों द्वारा पंजशीर इलाके में घुसपैठ का प्रयास किया जा रहा है। ट्विटर पर नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से दावा किया गया कि बीती रात खावक में हमला करने आए तालिबानियों के लगभग 350 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, जबकि 40 से ज्यादा को बंधक बना लिया गया।
एनआरएफ को इस दौरान कई अमेरिकी वाहन, हथियार मिले हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले जानकारी मिली थी कि मंगलवार रात को भी तालिबान ने पंजशीर में घुसने का प्रयास किया, जहां उसका सामना नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों से हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के पंजशीर के एंट्रेंस पर गुलबहार इलाके में तालिबान लड़ाकों और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच भीषण जंग हुई। इसके अलावा कई लड़ाकों को पकड़ा गया। बता दें कि इससे पहले सोमवार रात को भी तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच फायरिंग हुई थी। तब लगभग 7-8 तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने की खबर थी। पंजशीर अभी भी तालिबान के कब्जे से दूर है। यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस अहमद मसूद के नेतृत्व में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। डॉक्टर साहब, तालिबान कुछ और कह रहा है और नॉर्दर्न अलायंस कुछ और। देखिए, नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो अब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी दुनिया का समर्थन उन्हें मिल रहा है और उनको ऐसा नहीं कि कोई कह रहा है कि भाई ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ और है। इन्हें रेजिस्टेंस फोर्स कहा जा रहा है कि जो आतंकियों के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अब जो लेटेस्ट खबर आई है, जो आपने बताया कि 300-350 तालिबानी आतंकी वो अंदर घुसना चाह रहे थे पंजशीर घाटी के अंदर, वहीं उनको मार गिराया गया, 40 को जिंदा पकड़ लिया गया है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि तालिबान इतना डेस्परेट इसलिए होता चला जा रहा है क्योंकि ये जो पंजशीर का जो इलाका है, ये जब तक तालिबान के कब्जे में नहीं आएगा तब तक तालिबान ये दावा नहीं कर सकता कि अफगानिस्तान के ऊपर उसका पूरी तरीके से नेतृत्व है, कंट्रोल है। अब जो पंजशीर वैली के अंदर की जो स्थिति है वो तो जब रशियंस आए थे तब भी वो कब्जा नहीं कर पाए थे। जब तालिबान 1995 में पूरे अफगानिस्तान के ऊपर उसका कब्जा था तब भी वो पंजशीर में जो है वो अपना धाक नहीं जमा पाए थे। वही हाल अभी हो रहा है। वहाँ की जियोग्राफी जो है वो तालिबान के लिए सबसे बड़ी समस्या है और वहाँ के जो लड़ाके हैं उनकी संख्या लगातार इसलिए बढ़ती चली जा रही है क्योंकि ये जो 3-3.5 लाख के आसपास अफगान आर्मी के जो लोग थे वो अलग अलग रास्ते से नॉर्दर्न अलायंस में शामिल होते चले जा रहे हैं। तो एक तरफ नॉर्दर्न अलायंस है जिसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, पूरी दुनिया से उन्हें समर्थन भी मिल रहा है, उनको हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं कि ताकि वो तालिबान से लड़ता रहे। और दूसरी तरफ तालिबान है जो अपने इंटरनल रिफ्ट और लगातार हर शहरों में जो अफगान की जनता है, अफगानिस्तान की जो जनता है, वो इनका विरोध जो कर रही है उससे पूरी तरीके से तालिबान पजल्ड हो गया है। तो इस मुकाबले के ऊपर जब भी कोई खबर आ रही है ये समझना ज़रूरी है कि तालिबान की तरफ से ज़्यादातर प्रोपेगेंडा होगा और प्रोपेगेंडा ना हो सके इसी वजह से तो पूरे पंजशीर के इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है कि ताकि वहाँ की तस्वीरें, वहाँ के वीडियोज़ जो हैं वो बाहर ना आए। अगर तालिबान जीत रहा होता तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती और अब तक बहुत समय बीत गए हैं, तब तक तो उनको ऑलरेडी वहाँ पे विजय हासिल कर लेनी चाहिए थी। जी, तो बात एकदम साफ है कि पंजशीर के शेरों के सामने तालिबान भी पानी भरता है और तालिबान से ये बात जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। रुक करते हैं तीसरी खबर का। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। इस बीच पार्टी का एक धड़ा ऐसा भी है जो उनके कांग्रेस में शामिल करने के सख्त खिलाफ बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के घर पर एक अहम बैठक हुई थी जिसमें प्रशांत किशोर के कांग्रेस में आने को लेकर चिंता जताई गई थी। जानकारी के मुताबिक जन्माष्टमी के दिन कपिल सिब्बल के घर पर एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में कांग्रेस के 23 नेताओं, जिन्हें G23 भी कहा जाता है, वो शामिल हुए थे। ये नेता प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने के सख्त खिलाफ हैं। इस ग्रुप के नेता चुनाव से जुड़े अहम फैसले लेने की आउटसोर्सिंग से आशंकित हैं। दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि इस बैठक में कुछ वो नेता भी थे जो पीके को कांग्रेस में लाने का समर्थन कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी का एक धड़ा प्रशांत किशोर को कांग्रेस में लाए जाने को लेकर नाराज है। पार्टी में संगठनात्मक सुधार को लेकर 2 साल पहले गांधी परिवार से नाराज हुए G23 नेता इसके सख्त खिलाफ हैं। डॉक्टर साहब, पीके ने तो पहले ही कांग्रेस में तोड़फोड़ कर दी, आगे क्या होगा? देखिए, पीके तो एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल मैनेजर हैं। वो पिछले ज़मानों में जब अमर सिंह हुआ करते थे तो उस तरह के लोगों को हम लोग कहते थे कि भाई ये जो है पॉलिटिकल प्लेयर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच
जिसको कह सकते हैं, शब्द अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी कहना पड़ता है कि वो जो राजनीतिक दलाली का काम, तो पीके वही अमर सिंह बनना चाह रहे हैं जी। और वो हर पार्टी से बातचीत करते हैं, हर पार्टी में घुसते हैं। और कांग्रेस पार्टी में तो इन्होंने ठीक वैसा ही शर्त उन्होंने रख दी है जिस तरह की शर्तें उन्होंने नीतीश कुमार के सामने रखी थी। नीतीश कुमार ने उन्हें जनरल सेक्रेटरी बना दिया था, पार्टी का अहम ओहदा दे दिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो एक नेशनल पार्टी है, पुरानी पार्टी है और बड़े बड़े दिग्गज इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, अभी बाहर नहीं निकले हैं। तो ये जो G23 के अंदर जो चर्चा हो रही है वो इस बात की जो चर्चा है, और ये वाकई बहुत ही शर्मनाक है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि आप डिसीजन मेकिंग का पूरा अपरेटस आप आउटसोर्स कर दें। मतलब ये पार्टी में नेता हैं, पार्टी में संगठन है, पार्टी में ऑफिस बेयरर्स हैं, पार्टी में जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, AICC, ये सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन फैसला करने का पूरा अधिकार आप आउटसोर्स कर दे रहे हैं, किसी आउटसाइडर के हाथ में आप दे दे रहे हैं। भाई पॉलिटिकल पार्टी चला क्यों रहे हो? बंद कर दो ये तमाशा। ये पार्टी चलाने के लिए आपके पास कुछ होना ही, और इसलिए अब आप देखिए कि उन्होंने साफ साफ 3-4 शर्तें रखी हैं कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के सामने, कि एक कि उन्हें तो एक महासचिव का पोस्ट दिया जाए, राज्यसभा भी भेजा जाए, उनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग सीधे गांधी परिवार के लोगों को हो। मतलब ये कि सारा फैसला वो खुद करें और वो किसी भी पॉलिटिकल जो कांग्रेस पार्टी की जो दूसरे लीडर्स हैं, जो स्ट्रक्चर है CWCA या बाकी, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अब सोनिया गांधी और तमाम लोग एक अलग टीम, खबर आ रही है कि एक अलग टीम बनी है कि पीके को अंदर लाया जाए या नहीं लाया जाए। अब आप देखिए, सोचने की शक्ति भी क्षीण हो गई है कांग्रेस आलाकमान की। आप इस बात का फैसला खुद भी नहीं कर सकते कि भाई पीके आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। इतनी पुरानी पार्टी है और आपको राजनीति कैसे करना है ये आप आउटसोर्स कर देंगे। पीके जैसे पॉलिटिकल दलाल के हाथ आप गिरवी रख देंगे सारी चीज़ों को। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी में जो लोग सोचने समझने वाले हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर इस तरह के लोग पार्टी के अंदर आ जाएंगे तब तो ये तो बिल्कुल ही अनर्थ हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि भाई ये तो राहुल गांधी से कोई डिसीजन लिया नहीं जाता, सोनिया गांधी बीमार हैं, प्रियंका वाड्रा का कोई पता ठिकाना नहीं लगता कि भाई वो कितनी मैच्योर हैं कितनी नहीं है, अभी तक वो कुछ कमाल दिखा नहीं पाई हैं, और जब भी वो मुंह खोलती हैं कुछ न कुछ उल्टा हो जाता है। तो ऐसे में इससे बेहतर है कि राहुल गांधी डिसाइड करे, पीके को ये डिसीजन मेकिंग का जो पूरा पावर जो है उन्हें दे देना चाहिए। मतलब ये कि कांग्रेस में पीके को लेकर के दो फाड़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करने लगा है। जी, तो जाहिर सी बात है कि सोनिया गांधी के सामने दुविधा खड़ी हो गई है कि उन्हें पीके को चुनना है या अपने बेटे को चुनना है, क्योंकि अगर पीके कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो राहुल गांधी को कभी भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनने देंगे। बात करते हैं चौथी खबर की। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने अपने पंज प्यारे वाले बयान पर माफी मांग ली है। रावत ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू और कार्यकारी अध्यक्षों के लिए पंज प्यारे शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद विवाद और तेज हो गया था। विपक्षी दलों ने रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अकाली दल ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में रावत के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग तक कर डाली है। विवाद को बढ़ता देखकर हरीश रावत ने अपने बयान को लेकर माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने गलती की है, वो अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने राज्य उत्तराखंड में गुरु के घर में झाड़ू लगाकर अपनी इस गलती का प्रायश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा किसी की तुलना पंज प्यारों से करने की नहीं थी। कैबिनेट बदलाव को लेकर उन्होंने कहा कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब इसकी जरूरत होगी तभी कोई फैसला लिया जाएगा। डॉक्टर साहब, पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझाते सुलझाते ये तो खुद ही मुश्किल में फंस गए। देखिए, हरीश रावत बेचारे वो परेशान हैं, वो अपने ही फ्यूचर को लेकर परेशान है। उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, पंजाब में तो चुनाव है, उत्तराखंड में भी है, और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये अभी आलाकमान ने डिसाइड किया नहीं है। और इनको जो है पंजाब में जो
भस्मासुर है उसको मैनेज करने के लिए भेज दिया गया। तो पहले आज की खबर समझ लीजिए कि वो गए थे सिद्धू के और बाकी लोगों से, उन्होंने मुलाकात की और उनको वार्निंग दी गई है। ये कहा गया है सिद्धू से, ये रिक्वेस्ट, ये गुजारिश की जा रही है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम पार्टी के अंदर ही बात करें, पब्लिक में जाकर के आप और आपके लोग पार्टी के खिलाफ, कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं करें। अब दिक्कत ये है कि लगातार सिद्धू और उसके कैंप की तरफ से न सिर्फ कैप्टन अमरिंदर बल्कि पूरी पार्टी और गांधी परिवार सबके खिलाफ जो है बयानबाजी हो रही है। और चूंकि इन लोगों ने एक फैसला ले लिया है, एक भस्मासुर को पार्टी की कमान दे दी है, तो अब वो फैसला बदलने में भी हिचकिचाहट हो रही है। तो इनको समझाने का काम किया गया, लेकिन इनको भेजा गया था समझाने के लिए, ये अलग विवाद में चले आए। विवाद में इसलिए चले आए कि इतिहास के बारे में जानकारी ज़्यादा अगर नहीं होती है तो आप इस तरह के उल्टे पुल्टे बयान आप दे देते हैं। आपने भस्मासुर और उसके गैंग को, जो पार्टी को दीमक की तरह जो खत्म कर रहा है, उसे आपने किससे कंपेयर कर दिया। और जब इस पे विवाद मचा तो वो कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में, और ये इसलिए भी क्योंकि आप उत्तराखंड के अंदर कुछ इलाके हैं उधम सिंह नगर की तरफ जहां बहुत ज़्यादा सिख पॉपुलेशन है, तो ये इधर से भी, इधर गड्ढा उधर खाई, इस मसले में वो फंसे हुए हैं। एक तो मुख्यमंत्री का नाम उनका क्लियर नहीं हो रहा और दूसरी तरफ रोज़ कुछ न कुछ ऐसा हो जा रहा है जिससे हरीश रावत की जो है ऐसी की तैसी हो जा रही है। तो इसलिए उन्होंने अच्छी बात कही है, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने कहा है कि भाई वो गुरुद्वारे में जाएंगे और वहाँ जा कर के झाड़ू लगाएंगे। जो सिख धर्म के अंदर एक तरीका होता है अपने को प्रायश्चित करने का, बड़े बड़े लीडर्स ने किया है, उस लीडर्स के लिस्ट में हरीश रावत का भी नाम जुड़ जाएगा। जी, तो जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर भस्मासुर है, उन्होंने पंजाब कांग्रेस के अंदर तो तहलका मचा ही दिया है। अब ये लग रहा है कि उस तहलकी की जो गाज है वो हरीश रावत के फ्यूचर पर भी पड़ने लगी है। रुक करते हैं आखिरी खबर का। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे सांसद और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। रुजिरा को कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय में जांच अधिकारियों के सामने हाजिर होना था। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से ईडी को सूचित करके कहा कि वो दिल्ली नहीं आ सकती हैं। ईडी को जो भी पूछताछ करनी है वो कोलकाता स्थित उनके आवास पर ही की जाए। रुजिरा ने कहा कि उनके 2 छोटे बच्चे हैं जिनके साथ कोरोना के समय में दिल्ली का सफर करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उनसे कोलकाता में ही पूछताछ की जाए। बता दें कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को ईडी की ओर से राज्य में कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के कथित आरोपों को लेकर समन जारी किया गया था। रुजिरा को बुधवार को दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पेश होना था, जबकि अभिषेक बनर्जी को 6 सितंबर को पेश होना है। डॉक्टर साहब, रुजिरा का एक कैसा बहाना है? देखिए, ये लीगल राइट्स है, सरकार के सामने आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं। कोरोना का समय है तो कोई भी लीडर, आप देखिए किस तरीके से अनिल देशमुख रोज 10 बहाने करते हैं, लेकिन वो अभी तक अपेयर नहीं हुए हैं, अभी तक वो सामने नहीं गई, पूछताछ नहीं हो पाई है उनसे। तो इनके पास भी वो ऑप्शन है। लेकिन कहानी ये नहीं है, कहानी इसमें ये है कि आप देखिए, जब से ये ईडी का ये मसला आया है कोयला घोटाले का, और दूसरा आज एक और खबर आई कि ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों को वही नारदा तारदा में उनके खिलाफ जो है चार्जशीट डाला गया है, नाम आ गया है उसका। अब आपने मार्क किया होगा पिछले 7-8 दिनों से ममता बनर्जी के स्वर जो हैं वो थोड़े ढीले पड़ गए हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने खेला होवे तो कर दिया, लेकिन अब ये जो है खेला खत्म होने का समय जो है नज़दीक आ रहा है। एक तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट के तरफ से जो बयान आए हैं, उनके आदेश के जरिए जो सीबीआई चुनाव के बाद हुए वायलेंस को जिस हिसाब से वो जांच कर रही है, जिस तरह से 15 के आसपास एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिसमें साफ साफ तृणमूल के कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है, दूसरी तरफ ईडी ने
अपनी जांच को तेज कर दिया है। ये कोयला घोटाले में जिसमें साफ साफ ये जांच एजेंसियों का दावा है कि जो अनूप मांझी जो कोयला माफिया था वो बाकायदा अभिषेक बनर्जी उनके नज़दीकी लोगों के बैंक में वो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते थे, लंदन में पैसा भेजा जाता था। तो ये जब जांच बढ़ रही है, ममता बनर्जी की सांस अटक रही है। प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखती हैं, हिंदुस्तान में सबको ये अधिकार है, लेकिन कभी कभी अपने गिरेबां के अंदर भी झांकना बहुत ही ज़रूरी होता है कि जब आप एक ऐसे शख्स से, ऐसे लीडर से लड़ रहे हों जिसके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है और आपके परिवार के अंदर जब इस तरह की बातें सामने आती है कि आपके रिश्ते कोयला माफिया से है, तो बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब इस जांच में आगे क्या होगा? अभिषेक बनर्जी जेल जाएंगे, उनकी पत्नी को जेल में डाला जाएगा, उनके ऊपर चार्जशीट दायर की जाएगी। क्या वो इस कोयला घोटाले के मास्टरमाइंड के रूप में दुनिया के सामने आएंगे? ये सब तो कोर्ट और जांच एजेंसियों का काम है। लेकिन जैसे ही ये सारी जो प्रक्रिया शुरू हुई है, ममता बनर्जी के होश थोड़े से फाख्ते हो गए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।